आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि अर्थशास्त्री लतिका शर्मा। लतिका जी, आपका स्वागत करते हैं। लतिका जी, यकायक ये कृषि का अर्थशास्त्र इतनी चर्चा में क्यों आ गया? धन्यवाद। देखिए, हमारे देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही टिकी हुई है। तो कृषि का अर्थशास्त्र जो है वो ही इस बात का निर्धारण करता है कि हमारे देश का अर्थशास्त्र क्या होगा। तो चर्चा में ये अभी ज़रूर है, लेकिन इसका महत्व तो हमेशा से है। जब से इंसान ने खाना शुरू किया और उगाना शुरू किया, तभी से कृषि तो सबसे पहले चर्चा में आई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के जो दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें तेज़ी से प्रगति हुई, और उतनी तेज़ी से प्रगति हमारे कृषि क्षेत्र में नहीं हो पाई। और यही कारण हुआ कि हमारे जो किसान भाई हैं उनमें थोड़ा सा एक असंतुष्टि की भावना भी रही, क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाई। तो इसलिए अभी जो इस समय जो चर्चा चल रही है वो मुख्यतः इसी बात को लेकर है कि किस तरह क्या हम लोग कोशिश करें कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। लतिका जी, देश के स्तर पर या विकास के स्तर पर पश्चिमी देशों या विकसित देशों या यहाँ तक कि अब चीन की भी बात करें तो उन्हें कृषि में तकनीक और बहुत सारी चीज़ें या कृषि से सीधी लागत कैसे ज़्यादा ले सकें, उससे कौन कौन से उत्पाद बनाकर लाभ को बढ़ाया जा सके, इस पर ज़्यादा जोर दिया। और वहाँ किसान संपन्न भी हुए और हैं भी। क्या कारण रहे कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी, एक बहुत बड़ा तबका कृषि पर निर्भर होते हुए भी, हम लोग कृषि में इतना ज़्यादा आर्थिक विकास नहीं कर पाए और किसान को अभी भी जो मदद या अनुदान या इन चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, उस जनसंख्या के हिसाब से उसके अनुपात में रोजगार की संरचना नहीं हो पाई। इसलिए बहुत सारे लोग जो कि रूरल बैकग्राउंड से थे, जिनका कि आधार गाँव में था, वो दूसरे रोजगार परक साधनों को अपना नहीं पाए। और बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी, आज की तारीख में हमारे देश की लगभग 40-50% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब हमारी जनसंख्या कृषि के ऊपर आधारित है, तो इसलिए कृषि से होने वाले लाभ जो है वो उतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उनकी आमदनी उतनी बढ़ नहीं पाती। टीका जी, थोड़ी सी बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान की। दक्षिणी राजस्थान में एक तो पथरीली ज़मीन है, पठारी ज़मीन है, उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर पानी का भी संकट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो कृषि की स्थिति वो कैसी है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है और उसका हमारी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? दक्षिणी राजस्थान में जैसा कि आपने कहा कि पथरीली ज़मीन है, अरावली का क्षेत्र है, और इस कारण जो यहाँ की जो कृषि जोत है वो बहुत छोटी है। उस जोत छोटी होने की वजह से क्या है कि एक तो यहाँ मशीनीकरण की संभावना कम होती है। ज़्यादातर लोग जो है वो अभी भी बैल से जुताई बुआई का काम कर रहे हैं। तो एक तो इससे भी उनकी थोड़ी सी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का अभाव है, क्योंकि पानी जो अरावली में से बारिश का पानी है वो नीचे बह जाता है। तो हमारा विश्वविद्यालय भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन है, अर्जिया में, भीलवाड़ा में है, इसके अलावा जो हमारे केवीके हैं, वहाँ पे इस बात की हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से उस बहते हुए पानी को रोका जाए, एनीकट बना के, या और पानी को बचाने की और जो बहुत सी तकनीकें हैं, जैसे मेड़ बना के या ढलान के विपरीत दिशा में बुआई करके। तो उन सब चीज़ों का उपयोग करके धीरे धीरे किसान ये बात समझ रहे हैं, और जिन किसानों ने भी इसका उपयोग में लिया है उससे उनको लाभ भी हुआ है। कहीं ये तो कारण नहीं कि हमारे यहाँ का जो भी किसान है, ख़ास तौर पर आदिवासी, वो थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला व्यक्ति है? यानी उसने अपने खेत में अपने खाने लायक मक्की उगा ली तो काफ़ी है, या गेहूँ उगा लिया तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा की वो परवाह नहीं करता या इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पर हाँ, उनमें जागरूकता की कमी है, ये बात तो स्पष्ट है। और दूसरी बात यह है कि वो नई चीज़ों को अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है। नई चीज़ों को अपनाने के लिए जो भरोसा है, वो भरोसा उन्हें कायम हो, इस चीज़ की जो है कोशिश कृषि विभाग के द्वारा और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निरंतर की जा रही है। और जहाँ जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ वहाँ वो लोग अपना भी रहे हैं। लतिका जी, एक शब्द बार बार सुनने में आता है जिसका किसान आंदोलन और बहुत सारे मूवमेंट से भी एक तरह से वो शब्द बार बार उसका जुड़ाव रहा, वो है
MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? और अब कुछ नई बातें ये भी सामने आई है कि देश का बहुत बड़ा किसान का जो तबका है वो इसका लाभ ही नहीं उठा सका, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसका उद्देश्य जो घोषणा करने का है वो ये है कि किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए, और किसानों की आमदनी बढ़ाने में यही एक सबसे बड़ी रुकावट है। किसान की फसल जब बहुत ज़्यादा उत्पादन उसका अधिक होता है, जब किसान मेहनत करता है, जिस साल बारिश भी अच्छी होती है और उत्पादन अधिक होता है, उस साल हमने देखा है कि बाज़ार में फसल का भाव बहुत कम हो जाता है और किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अवधारणा है, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि यह एक तरह की सरकार द्वारा दी गई गारंटी है कि अगर बाज़ार में भाव इस मूल्य से नीचे जाए तो इस मूल्य पर किसान जो है वो अपनी फसल सरकार को बेच सकता है। इसके लिए सरकार कलेक्शन सेंटर लगाती है और अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग ब्लॉक में इन कलेक्शन सेंटर्स पे इन फसलों की खरीद करती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है कि ज़्यादातर किसान देश के इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते? इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के पास भंडारण क्षमता की कमी है, और जो कुछ भी भंडारण होता है वो या तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडारों में किया जाता है, भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में, या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संस्थान नेफेड जिसको हम कहते हैं, उसके भंडारों में किया जाता है। तो उस भंडारण क्षमता का एक लिमिट है, उसी के अनुरूप ही सरकार खरीद कर पाती है। दूसरी बात ये कि जो ये खरीद की जाती है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ये वापस से इसका वितरण किया जाता है समाज के कमज़ोर तबकों के लिए। तो उस वितरण के लिए मुख्य रूप से जिन फसलों की ज़रूरत होती है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलहनी फसलें हो गई, उन्हीं का खरीद सरकार कर पाती है। और बहुत सारी फसलें हैं जिनको की खरीद नहीं हो पाती है या कम हो पाती है। ये रेडियो लेक सिटी है, हमारे साथ हैं लतिका शर्मा। बातें हो रही है खेती और अर्थशास्त्र की। लतिका जी, कोविड-19 का जो संकट लगभग 1.25 साल 1.5 साल से हमारे ऊपर मंडराया हुआ है, इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, समाज के ऊपर एक तरह से काले साए की तरह छाया हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद एक उजली तस्वीर इनके बीच में उभर के आती है कि हमारी जो खेती है, हमारा कृषि जो उत्पाद है, वो बहुत अच्छा रहा और निरंतर अच्छा ही हो रहा है। बताएं कि ये तस्वीर क्या पेश करती है, और उसके बाद क्या कोविड-19 के संकट से जूझने में हमारी खेती या कृषि ने भी कुछ मदद की है? कोविड के संकट से जूझने में सबसे अधिक जिसने मदद की है वो हमारा कृषि क्षेत्र ही है, क्योंकि कोविड के वजह से जब पिछले 1-1.5 साल में सभी क्षेत्रों में जो ग्रोथ की जो रेट थी वो नकारात्मक चली गई या बहुत कम हो गई, अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई, लोगों के रोजगार चले गए, बहुत सारे जहाँ प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां बंद हो गईं, उस वक्त यही एक क्षेत्र है जिसने कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और इसने पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज करके अपनी महत्ता को फिर से याद दिलाया कि हमारा जो प्राइमरी या जो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, उसकी महत्ता सबसे ऊपर है और बिना इसका विकास किए हुए देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना बहुत ही मुश्किल है। लतिका जी, जाते जाते उदयपुर अंचल के किसानों को और किसानों और खेती से जुड़े हुए लोगों को क्या कहेंगी? उदयपुर अंचल के सभी किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप जी जान से आप खेती में लगातार लगे रहते हैं। उस मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा आप जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विषय में जागरूकता भी रखें। आपके यहाँ जो भी कृषि विशेषज्ञ आते हैं, जो भी कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के कोई एक्सटेंशन के अधिकारी आते हैं, उनसे आप लगातार इस बात की जानकारी लेते रहें कि आपके लिए क्या संभव है, क्या हो सकता है। अगर आपकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है तो आपके पास क्या अलग अलग दूसरे ऑप्शन हैं, या अगर आपकी फसल में खराबा हो गया है किसी वजह से, बारिश की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे बीमा करा सकते हैं, कैसे अपनी आमदनी का एक स्तर बनाए रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो युग है वो जानकारी का युग है। आज का युग मेहनत के साथ साथ जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। लतिका शर्मा, आपका हृदय से आभार।